नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर एमसीक्यू प्रकार का है, यानी जहाँ पर भी इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर पूछे जा रहे हैं जिन भी यूनिवर्सिटी में, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, सेमेस्टर फोर्थ में जो आपका केमिस्ट्री का पेपर टाइटल है वह है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ये आपका पेपर टाइटल है और इसमें आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे एमसीक्यू मोड में। कुछ यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ में 75 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चन चूज किया है इस मॉडल पेपर में। और दोस्तों मैं बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में डाउट होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं। तो मैं बता दूं आपको, ये क्लास जो आपको दी जा रही है वो एनईपी के अंतर्गत दी जा रही है, नई शिक्षा नीति। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनईपी लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम सेम है। अब शर्त यह है कि आपका पेपर ओएमआर सीट पर हो रहा हो। जैसे इनमें पहली यूनिवर्सिटी है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दूसरा है बीयू झांसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, मां शुभकामरा विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसी प्रकार से जो एमसीक्यू पेपर करवाते हैं जिन भी यूनिवर्सिटी में, यानी कानपुर विश्वविद्यालय, इन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और आप सब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो आप सब तैयार करके अगर जाते हैं ये 100 प्रश्न, तो लगभग क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज, यानी क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का जो समुचित समुच्चय है वो क्या होगा। तो याद रखेंगे, इसका जो समुचित समुच्चय है वो n=3, l=-1 और m=1। यही इसका समुचित जो है समुच्चय है। ठीक है, ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। प्रश्न नंबर 2 आपका है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय लैम्डा l+1 h/2π। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन s इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि एक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय आघूर्ण जो है वो है l+1 h/2π। तो s इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय आघूर्ण, तो कक्षक कोणीय जो आघूर्ण होगा वो हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा, इसका कक्षक जो होगा s इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, वो 0 होगा। इसलिए ऑप्शन बी लगाएंगे इसमें सही उत्तर आप। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या दिखाती हैं। तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो दिखाती है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ठीक है, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे कक्षा का त्रिविमीय में अभिविन्यास। ऑप्शन सी सही है तीसरे प्रश्न का आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चौथा क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये एक्सप्लेन किया गया था हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली का इक्वेशन। मुझे आशा आप सब बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई, डी ब्रॉगली का इक्वेशन आपको बताना है, तो आप लोग याद रखेंगे λ=h/mv। यह है डी ब्रॉगली का इक्वेशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें पूछा गया था स्पेस ऑफ, माफ कीजिएगा, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो ध्यान रखेंगे वो होता है डम्बल बेल शेपेड। ठीक है, डम्बल बेल शेपेड। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही उत्तर होगा, जिसको आप कहते हैं डम्बल आकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां प्रश्न है कि फॉर ए गिवन एल वैल्यू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m आर गिवन बाई। तो ये जो दिया जाता है ये 2l+1 से, ठीक है, फॉर ए गिवन एल, गिवन दिया गया एल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक नंबर इज m आर सो गिवन बाई। तो 2 हो जाएगा 2l+1। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे 7वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। 8वां क्वेश्चन है इफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n=2 l=1 द इलेक्ट्रॉन विल बी इन ऑर्बिट। अगर दिया गया है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी क्वांटम संख्या n = 2 है,
ठीक है, n बराबर 2 है और l बराबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो p कक्षक में होगा, 2p कक्षक में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ l फॉर n इक्वल टू 2 विल बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। l द वैल्यू ऑफ l की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे। 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका, ध्यान दीजिएगा कि द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन p ऑर्बिटल इज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन p ऑर्बिटल इज 1। ठीक है, याद रखेंगे कि जो नोडल p कक्षक में नोडल तल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन l ऑर्बिट इज। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया l कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, तो अधिकतम संख्या इनमें कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि n+l रूल इज ए पार्ट ऑफ। बताइएगा आप सभी लोग कि जो n+l रूल है वो किसका पार्ट है? तो ये दोस्तों पार्ट है किसका? आप बाउ प्रिंसिपल का। किसका है दोस्तों? आप बाउ प्रिंसिपल, इसलिए ऑप्शन सी लगा देंगे आप यहाँ पर सही उत्तर 12 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 13 है कि हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी? तो ये व्याख्या जो की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्रश्न नंबर 14 जिसमें है कि विच इज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम बताना है कि कौन है, तो इसमें आपको याद रखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक से समझ लीजिएगा। ठीक है, स्टीफन का बोल्ट्जमान लॉ, तो ये जो है वो हो जाएगा ई बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। 14 नंबर का ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपटन इक्वेशन डेल लैम्डा इक्वल टू। ठीक है, तो डेल लैम्डा इक्वल टू होगा यहाँ पर डेल लैम्डा इक्वल टू h 1 - cos थीटा अपान MEC। ठीक है, यही है कंपटन इफेक्ट का इक्वेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ। इनमें से किरचॉफ का नियम आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का जो नियम है दोस्तों वो क्या है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए ES/AS इक्वल टू EB, ये किरचॉफ का नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे ए करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻34 यानी जूल सेकेंड। ऑप्शन सी लगाएंगे सही उत्तर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन जस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस एलिमेंट इज नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन है कि तत्व की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए न्यूनतम जो आवृत्ति है इसकी आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं या फिर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे। ऑप्शन सी लगाएंगे सही उत्तर। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यह 19 नंबर प्रश्न है द वैल्यू ऑफ गामा इन टर्म ऑफ CP एंड CB इज। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों लैम्डा इक्वल टू CP/CB। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो 19 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और 20 नंबर प्रश्न है कि H इज नोन एज। जो H है ये, ठीक है, और इसके ऊपर यह इंडिकेशन, तो ये क्या शो करता है? यह लैप्लासियन ऑपरेटर है, आइगन फंक्शन है, हैमिल्टन ऑपरेटर है या नन ऑफ दीज। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है। जो ये क्या दिखाता है भैया, इस इक्वेशन का नाम क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। हैमिल्टोनियन
ऑपरेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधित अणुकक्षक, इनमें से बताना है कि कौन सा है। तो पहला है देखिएगा, हैज लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है कि फ्री रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज नॉट पॉसिबल इन। तो ये किसमें पॉसिबल नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाई बॉन्ड। फ्री रोटेशन अबाउट एक्सिस इज नॉट पॉसिबल इन पाई बॉन्ड। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, हो जाएगा ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m² यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि पूछा गया है कि विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्ज हाईएस्ट एनर्जी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, हाईएस्ट एनर्जी इसमें बताना है आपको। अब पहले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर सिग्मा स्टार, पाई या पाई स्टार। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा पाई स्टार। ठीक है, ये जो है विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हाईएस्ट एनर्जी, तो पाई स्टार के पास हाईएस्ट एनर्जी है। ऑप्शन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है कि वेवलेंथ ऑफ यूवी रीजन इन मीटर इन इज। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पराबैंगनी क्षेत्र की जो तरंग दैर्ध्य है वो मीटर में कितनी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो है तरंग दैर्ध्य जो है यूवी रेज मीटर जो है वो है की 10⁻⁸। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी पर। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैज एटम इज गिवन बाय। तो ये गिवन किया गया है किसके द्वारा, n3n-6, यही उत्तर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपोनेंट दैट कन्वर्ट स्पेशल रेडिएशन इनटू सिग्मा एंड देन डिटैच इट। क्वेश्चन है कि उस अवयव को जो स्पेक्ट्रल विकिरण की सिग्नल में बदलकर उसी पहचान करता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनालाइजर बोलते हैं या मॉड्यूलेटर बोलते हैं या डिटेक्टर बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको डिटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अधिकतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है दोस्तों वो होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार। ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर 28 का डी करेक्ट उत्तर। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिवन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, निम्नलिखित में से कौन सा अणु माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम देता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम कौन देता है, याद रखेंगे दोस्तों, इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि HCl। ठीक है, इनमें से HCl जो है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट इन व्हिच वेवलेंथ शिफ्ट टूवर्ड्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 सत्र में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और BU झांसी में पूछा जा चुका है। ये तीनों प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आगे, ये तीनों के तीनों आए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट है इन व्हिच वेवलेंथ शिफ्ट टूवर्ड्स। बाथोक्रोमिक शिफ्ट में तरंग दैर्ध्य किस ओर शिफ्ट होता है। तो तरंग दैर्ध्य जो शिफ्ट होता है वो जिस तरफ लॉन्गर वेवलेंथ होता है, यानी अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, उसी ओर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर। 31 नंबर क्वेश्चन है द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ∇J = ±1। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका है 32, जिसमें पूछा गया है द लाइन अपेयरिंग ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम बी इक्वल टू 1 इज नोन एज, यानी कि बी इक्वल टू 1 के संक्रमण होने के कारण कौन सी रेखा दिखाई देती है। तो इसमें जो रेखा दिखाई देती है दोस्तों वो दिखाई देती है फंडामेंटल बॉन्ड। ठीक है, फंडामेंटल बॉन्ड दिखाई देता है, जिसे हिंदी में बोलेंगे आप सभी मूलभूत बैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे फोर्स कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है डाइन अपॉन cm। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए हेट्रोमीटर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय, आपके ऑप्शन दिए गए हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइट, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि फैक्टर विच अफेक्ट द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ऑप्शन ए कह रहा है कि डुपलर ब्रीडिंग, बी है लाइफ टाइम ब्रोडिंग और बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में जो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका सी, बोथ ए एंड बी। 36 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द रमन एंड IR स्पेक्ट्रल टेल अस, यानी कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या पता चलता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मॉलिक्यूलर इज लीनियर और नॉन लीनियर। दूसरा दिया गया है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा है कि मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल। सी ऑप्शन दिया गया नाइदर ऑफ दीज और डी दिया गया बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, माफ कीजिएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, रमन और IR स्पेक्ट्रल हमें क्या बताते हैं कि मॉलिक्यूलर लीनियर और नॉन लीनियर और नॉन लीनियर है और सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आप लगाएंगे सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द रमन लाइन ऑन द लेस फ्रीक्वेंसी साइड आर, यानी कम आवृत्ति की ओर प्राप्त होने वाली रमन रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, स्टोक लाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोक लाइन। रमन लाइन ऑन द लेस फ्रीक्वेंसी साइड आर कॉल्ड स्टोक। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 39 नंबर प्रश्न, और 39 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कैरिड आउट इन रीजन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विजुअल। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कैरिड आउट इन रीजन विजुअल। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया द इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक डिपेंड अपॉन। तो याद रखेंगे आप सब, जो रमन पीक की इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी रमन पीक की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये निर्भर करती है किस पर, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव ग्रुप। ओके, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, इनकरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ए दिया गया ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, बी दिया गया ए इक्वल टू लॉग आई अपॉन आई नॉट। तो इसमें जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ए इक्वल टू लॉग आई अपॉन आई नॉट, यही इसका रॉन्ग है। इसमें बाकी ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन सही है, यही आपका रॉन्ग है, इसमें करेक्ट रिलेशन नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एन से लैम्डा स्टार, यानी कि लैम्डा स्टार एब्जॉर्ब डू नॉट अपीयर। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एन से आर स्टार संक्रमण किस दिशा में नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों ये कब नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा जब एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम में ये दिखाई नहीं देते। ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज हैविंग हाइगर लैम्डा मैक्स एमंग द फॉलोइंग। निम्न में से पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से किसके लिए लैम्डा मैक्स का मान अधिक होता है। तो लैम्डा मैक्स का जो मान अधिक होगा वो ट्रांस के लिए होगा। किसके लिए भैया, यहाँ पर आप ट्रांस स्टेबलिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 44, जिसमें है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर वर्क ऑन। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो है वर्क करता है किस पे, बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ इसमें आपका सही उत्तर होगा। 44 का बी ऑप्शन सही है। 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था सिंपल सेल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज जनरली मेड ऑफ पहला है इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है कौन सा, बोरो सिलिकेट ग्लास दिया गया है, क्वार्टज, या फिर पायरेक्स ग्लास, या आपको सिंपल ग्लास। ठीक है, तो इसमें 45 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्वार्टज। ठीक है, जिसे आप कहेंगे क्वार्टज। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल सेल अधिकतर किसका बना होता है, तो ये क्वार्टज का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 46, जिसमें है कि इन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजैक्शन लैम्डा मैक्स लाइज इन। तो लैम्डा मैक्स जो है वो लाइज करेगा कहाँ पर, यूवी रीजन में। यूवी रीजन आपका सही उत्तर होगा 46 नंबर ऑप्शन का, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे, जिसमें पूछा गया व्हाट इज द लैम्डा मैक्स फॉर। इसके लिए लैम्डा मैक्स कितना होगा, तो लैम्डा मैक्स का जो मान निकलेगा वो आएगा ऑप्शन डी यानी कि 229। ये प्रश्न कई बार पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैं यहाँ तक आपको इस ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका 229 है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 48 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन इज स्टॉप्ड बाय ओजोन लेयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन परत कौन सी हानिकारक किरणों को आने से रोकता है। पहला है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, या फॉर इंफ्रारेड, या फिर नियर इंफ्रारेड। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट आपका सही उत्तर है, यानी कि ओजोन परत अल्ट्रावायलेट जो एक प्रकार की हानिकारक किरण है, इसको आने से रोकती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जाना जाता है उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि विच मॉलिक्यूल एमंग फॉलोइंग इज बोथ माइक्रोवेव एज वेल एज IR एक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा यौगिक अवरक्त व माइक्रोवेव दोनों में सक्रिय रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में जो सक्रिय रहता है वो है H2 यानी कि हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। क्वेश्चन 51 है द सेपरेशन बिटवीन एनी टू अर्जेस स्टोक और एंटी स्टोक लाइन इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे आप, आंसर 51 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी यानी कि 4B। ठीक है, यहाँ पर 4B आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और अगर हम 50 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें तो इसमें दोस्तों एक मिस्टेक मैंने किया है, ये होगा CS2 यहाँ पर। ठीक है, CS2 आपका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि CS2 यौगिक अवरक्त व माइक्रोवेव दोनों में सक्रिय रहता है, लेकिन H2 जो है वो केवल अवरक्त में मिलेगा, इसलिए आप डी आंसर लगाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में द सेपरेशन बिटवीन एनी टू अर्जेस्ट स्टोक और एंटी स्टोक लाइन इज। तो यहाँ पर हो जाएगा 4B। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। पेपर में ये कई बार एग्जाम आ चुका है, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न विश्वविद्यालय में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज नोन एज। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि जो रमन स्पेक्ट्रम है वो मिडिल लाइन कैसे जानते हैं इसको, ये क्या कहलाता है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के मध्य रेखा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मध्य रेखा है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसको रेलेजिन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेले रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में सही उत्तर है। क्वेश्चन 53 की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर प्रश्न, और 53 नंबर प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो इसमें से पहले हमें ढूंढना है कि सेलेक्ट रॉन्ग मैचिंग, कौन सा रॉन्ग मैचिंग है। तो पहले हमें सही मैचिंग को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम रॉन्ग मैचिंग को पकड़ पाएंगे। तो इसमें से देखेंगे पहले को, तो यहाँ है UB प्लस कॉन्जुगेशन, तो ये सही मैचिंग है। IR फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल ये भी सही मैचिंग है। यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही है भाई, इसमें नन ऑफ दीज होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर लगाएंगे, ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और प्रश्न नंबर यहाँ पर 54 है कि विच ट्रांजिशन रिक्वायर्ड लोवेस्ट एनर्जी एमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें
आपको बताना है कि लोवेस्ट एनर्जी किस में होगी। तो ध्यान रखेंगे लोवेस्ट एनर्जी जो होगी वो होगी एन से पाई स्टार। ठीक है, यहाँ पर है एन से पाई स्टार, ऑप्शन सी लगाएंगे सही उत्तर, इसमें लोवेस्ट एनर्जी होती है। अगला देखेंगे, इसमें 55 नंबर क्वेश्चन है जिसमें है आउट ऑफ CH3Cl CH3Br CH3I CH3F हाईएस्ट लैम्डा मैक्स बाई सो। यहाँ पर दिया गया है कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड और मेथिल फ्लोराइड, इसमें हाईएस्ट लैम्डा मैक्स किस में होगा, सबसे ज़्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू किस में आएगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे लैम्डा मैक्स का जो मान सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा वो होगा CH3I में, CH3 आयोडाइड यानी कि मेथिल आयोडाइड में लैम्डा मैक्स हाईएस्ट होगा। सी ऑप्शन लगाएंगे, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए क्रोमोफोर इन द फॉलोइंग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से पूछा गया दोस्तों कि कौन सा क्रोमोफोर है। इनमें से क्रोमोफोर नहीं है, माफ कीजिएगा, इनमें से क्रोमोफोर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन है C डबल बॉन्ड N, ये क्रोमोफोर है। यहाँ पर दिया गया है कि रेसन C डबल बॉन्ड O, ये भी आपका है जो है क्रोमोफोर। यहाँ पर दिया गया है कि सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये भी आपका दोस्तों ये क्रोमोफोर, इसमें -N2 ये क्रोमोफोर है, ये एक ऑक्सोक्रोम है, ये ऑक्सोक्रोम है, बाकी ये तीनों क्रोमोफोर हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाता है इनमें से कौन सा ऑक्सोक्रोम है तो ऑक्सोक्रोम हो जाता NH2 -NH2 जो हो जाता ये हो जाता आपका ऑक्सोक्रोम, बाकी ये तीनों क्रोमोफोर हैं। ठीक है, पूछा क्या गया था क्रोमोफोर कौन नहीं है, तो ये NH2 जो है ये क्रोमोफोर नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया है द वाइब्रेशनल स्प्लिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन। तो ये डिपेंड करता है फोर्स कांस्टेंट और मासेस ऑफ 2 आइटम दोनों पर ये करता है, इसलिए बोथ ए एंड बी आपका इसमें सही उत्तर होगा। फिंगरप्रिंट रीजन पूछा गया, फिंगरप्रिंट रीजन इज, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। फिंगरप्रिंट रीजन इज, तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो होता है 500 से लेकर के 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, इस बार पेपर में आएगा फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को तैयार करके जाएंगे। अगला देखेंगे हम 59 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज IR इनएक्टिव। यहाँ पर क्या पूछा गया है, IR इनएक्टिव कौन सा है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये IR एक्टिव है, SO2 भी IR एक्टिव है, NO2 भी आपका IR एक्टिव है, लेकिन इसमें से O2 ये IR एक्टिव नहीं है। ठीक है, IR ये इनएक्टिव है। यहाँ पर पूछा क्या गया है इनएक्टिव, तो इनएक्टिव जो आपका हो जाएगा वो O2 हो जाएगा, बाकी CO2 SO2 और NO2 ये एक्टिव हैं IR। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा गया है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, कॉन्जुगेशन या फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन था कि औरत स्पेक्ट्रोस्कोपी के विषय में मूल्यवान सूची कौन देता है, तो क्रियात्मक समूह देता है। ठीक है, जिसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें पूछा गया है कि ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स इन एन IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो ये इंडिकेट करता है किसकी उपस्थिति में, तो दोस्तों ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति में इंडिकेट करता है। यानी क्वेश्चन था कि औरत स्पेक्ट्रम में एक प्रबल सिग्नल जो 1700 सेंटीमीटर पर किसकी उपस्थिति पर दर्शाता है, तो ये कार्बोनिल की उपस्थिति पर दर्शाएगा। ऑप्शन सी लगाएंगे 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब आ चुका है 62 नंबर प्रश्न और आप सबसे भाई निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 वाइब्रेशनल मोड। इनमें से किसके पास 3 वाइब्रेशनल मोड हैं। तो पहले अगर ऑप्शन को देखा जाए इसमें, ठीक है, पहले ऑप्शन को हम देखें तो इसमें है H2O। तो H2O के पास भाई इसमें 3 वाइब्रेशन है, इसके पास 2 वाइब्रेशन मोड होंगे। SO2 के पास नहीं होगा। ठीक है, SO2 जिसमें हम देखेंगे 3 वाइब्रेशन, बिल्कुल इसमें 3 वाइब्रेशनल मोड होते हैं। इसमें SO2 में होगा, NO2 में होगा, HO2 में भी होगा। इसमें 2 नहीं 3 होता है, तो तीनों में होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज लगा देंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज में आपका सही उत्तर है। अगला है 63 नंबर प्रश्न द C सिंगल बॉन्ड H
वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्केन इज, इसकी पूछी गई है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वो हो जाएगी 3050 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है। द फंडामेंटल वाइब्रेशनल बोर्ड इन CO2 CH4O2 H2O रिस्पेक्टिवली आर। तो फंक्शनल वाइब्रेशन मोड, तो CO2 का अगर हम देखें तो दोस्तों CO2 में तो आएगा 4, ठीक है, और CH4 में 9 होगा और H2O में 3 होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया कि विच वन हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है और जीरो डाइपोल मोमेंट कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनमें से पूछा गया कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो जिसका लैम्डा मैक्स का मान 0 उसका जो है इसका डाइपोल मोमेंट शून्य। तो अब हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर होना क्या चाहिए। तो भाई इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा CO2। CO2 के पास 0 डाइपोल मोमेंट है। ऑप्शन सी लगा देंगे आप इसका सही उत्तर। 66 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि दो परमाणु जिनके द्रव्यमान M1 एंड M2 हैं तो उनके लिए रेड्यूसस द्रव्यमान म्यू बताना है क्या होगा। रेड्यूसस मास म्यू ऑफ द टू एटम्स M1 एंड M2 में बी गिवन एज फॉलो। तो भैया ये किस प्रकार से गिवन किए गए हैं। तो ये इसका जो मान होगा वो हो जाएगा म्यू इक्वल टू M1 प्लस M2 अपान M1 M2। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, म्यू इक्वल टू M1 प्लस M2 अपान M1 M2। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर प्रश्न और 67 नंबर क्वेश्चन है द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अणु की दोलनात्मक आवृत्ति किसके समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती किसके होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये फोर्स कांस्टेंट के समानुपाती होती है। फोर्स कांस्टेंट आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर प्रश्न है द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड C3H6O सो पीक ओनली इन 3600 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1020 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा C। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 69 नंबर प्रश्न है द मोस्ट डाउन फील्ड सिग्नल ऑब्जर्व फॉर। तो भाई मोस्ट डाउन फील्ड सिग्नल पूछा गया, ऑब्जर्व करता है किसके लिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि CH3 फ्लोर और सिंगल बॉन्ड F। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन मेथिल फ्लोरीन या मेथिल फ्लोराइड बोलेंगे इसको। द मोस्ट डाउन फील्ड सिग्नल ऑब्जर्व इन मेथिल फ्लोराइड। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें है द डेल्टा वैल्यू इन 120 मेगाहर्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए पीक विच इज 162 हर्ट इन 60 हर्ट इंस्ट्रूमेंट इज। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा दोस्तों कितना, ध्यान रखेंगे 2.5 ppm। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71 जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्नल इन PMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3O CH2 CH3 विल बी। ठीक है, अब इसमें PMR स्पेक्ट्रम बताना कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे PMR स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इसका जो सिग्नल आएगा वो आएगा कितना आएगा, 3 सिग्नल इसमें आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया है TMS इज यूज एज रेफरेंस स्टैंडर्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन बी लगाएंगे आप सही उत्तर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विथ। तो ये किससे डील करती है, ध्यान रखेंगे इसमें आपका हो जाएगा न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विथ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, इसलिए ऑप्शन बी लगाएंगे इसमें करेक्ट उत्तर। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 74 और इसमें पूछा गया है कि विच इज यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग केमिकल शिफ्ट इन PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा टेट्रामेथिल साइलेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है 74 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 75 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया दोस्तों प्रश्न, इफ द केमिकल शिफ्ट ऑन द डेल्टा स्केल इज 5.4 दैट द साइज स्केल कुड बी। तो इसका जो साइज स्केल हो जाएगा वो क्या होगा, साइज स्केल हो जाएगा इसमें 4.6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 75 नंबर प्रश्न का आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा गया कि वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl गिव द नंबर ऑफ NMR सिग्नल। तो इसमें जो NMR सिग्नल आएंगे वो कितना आएगा, NMR सिग्नल जो आएगा उसमें 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा इसमें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि इन एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, इन एथिल एल्कोहल जिसका फॉर्मूला दिया गया है C2H6 बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि इन एथिल एल्कोहल सिग्नल ऑफ OH प्रोटॉन स्प्लिट इनटू नो स्प्लिटिंग या डबलेट या मल्टीप्लेट या ट्रिपलेट। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नो स्प्लिटिंग। ठीक है, इन एथिल एल्कोहल सिग्नल ऑफ OH प्रोटॉन स्प्लिट इनटू नो स्प्लिटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 78 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P क्लेन विल गिव नंबर ऑफ सिग्नल। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कि P क्वेश्चन दिया गया है कि P जाइलिन के NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल मिलेंगे। तो इसमें सिग्नल कितने मिलेंगे ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें 2 सिग्नल मिलेंगे आपको, इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है इफ इन ए कंपाउंड प्रोटॉन इज लिंकेड टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड NMR एब्जॉर्प्शन विल अकर। ठीक है, तो ये अनचेंज होगा, डाउन फील्ड होगा, अप फील्ड होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें ध्यान रखेंगे 79 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसमें हो जाएगा डाउन फील्ड। क्वेश्चन था आपका कि यदि यौगिक में प्रोटीन विद्युत रहित तत्वों से हाइड्रोजन बंध बनाता है तो NMR सिग्नल मिलेगा, तो जो NMR सिग्नल होगा वो डाउन फील्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 है द असाइन्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर TMS पीक इज। तो TMS पीक जो होगा इसमें वो क्या हो जाएगा, वो होगा 10। ऑप्शन सी लगाएंगे इसमें सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान दीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पिन स्टेट टू अनदर इन NMR कॉल्ड। तो NMR को क्या कहलाएगा, NMR जो कहलाएगा वो कहलाएगा फ्लिपिंग। ठीक है, फ्लॉपिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप सही उत्तर। क्वेश्चन था इसमें कि इलेक्ट्रॉन के एक चक्रण अवस्था से दूसरी चक्रण अवस्था में संक्रमण को NMR में क्या कहते हैं, तो उसको फ्लिपिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चले गए अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर है 82 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि इन NMR इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 3 द रेडियो इंटेंसिटी ऑफ विल बी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि NMR में प्रोटीन की संख्या 3 है तो उनका जो सन्निकट पीक की तीव्रता जो है उनमें अनुपात क्या होगा। तो उसमें जो अनुपात होगा दोस्तों वो होगा 1:3:3:1। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन फॉर 17Cl और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया 17 और इसका अणुभार कितना है 35। तो इसका पूछा गया न्यूक्लियर स्पिन कितना होगा। तो न्यूक्लियर स्पिन कितना आएगा इसका ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर स्पिन 3/2। ठीक है, 3/2 आएगा इसका न्यूक्लियर स्पिन। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला द वैल्यू ऑफ
टाउ इज गिवन बाई, तो यहाँ पर वैल्यू बताना है आपको। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10 डेल्टा। ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10 माइनस डेल्टा ये टाउ की वैल्यू दी गई है। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा सही उत्तर। आप 82 नंबर क्वेश्चन, 83 और 84 इन तीनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसका आंसर टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 82 नंबर का ऑप्शन ए सही है, 83 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही है और 84 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम 85 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास टू चेंजिंग रेशियो इज। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति में द्रव्यमान व आवेश का अनुपात, ठीक है, अनुपात पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसका अनुपात आपको बताना है दोस्तों। तो इनमें जो अनुपात होगा वो हो जाएगा h²r² / 2b। ऑप्शन ए लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर। 86 क्वेश्चन है कि इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री द रिलेटिव हाइट ऑफ पीक पेरेंट पीक इज मैक्सिमम फॉर एमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो इनमें हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, ध्यान रखेंगे इसमें हो जाएगा आपका माफ कीजिएगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। प्रश्न था कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति में पेरेंट पीक की जो सापेक्ष ऊंचाई है वो निम्न में से किसके लिए अधिकतम होगी, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अधिकतम होगी, ठीक है। इसीलिए आंसर लगाएंगे 86 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे जिसमें है इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पीक इज मैक्सिमम फॉर। तो मैक्सिमम किसके लिए होगा, मैक्सिमम जो होगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका, इसमें पहला तो दिया गया श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ब्रांचेस्ड हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांचेस्ड हाइड्रोकार्बन ही करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द रिलेटिव हाइट फॉर ऑफ द पेरेंट पीक इज मैक्सिमम फॉर ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है, एट लो एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेथेन अंडरगोज डिसोसिएशन एंड गिव्स, ठीक है, यानी कि कम ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीथेन के जो विच्छेदन से मिलता है। तो मीथेन के विच्छेदन से क्या मिलता है, विच्छेदन से मिलता है CH4, ठीक है, प्लस CH4, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि MC लेफरेटी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व, ठीक है, मेक लेफरेटी पुनर्प्रबंधन में होता है। तो पुनर्प्रबंधन में क्या होता है ध्यान रखेंगे, इसमें दोस्तों होता है 1,4 हाइड्रोजन एटम मिग्रेशन टू कार्बोनिल ओ एटम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। 89 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 90 और इसमें पूछा गया है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोट्रोपिक एविडेंस, ऑप्शन सी दिया गया है। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सिंग, तो इनमें सब में प्रयोग किया जाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे, ऑल ऑफ अबव सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 91 और इसमें पूछा गया है दोस्तों प्रश्न नंबर 91 में, द सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सटेंशन मस्ट हैव सॉल्युबिलिटी इन एक्वस फेज। क्वेश्चन है कि निष्कर्षण में प्रयुक्त विलायक की जल में विलेयता होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या फिर वेरी लो होनी चाहिए। तो इनमें से आप याद रखेंगे कि जो सॉल्वेंट एक्सटेंशन है, द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सटेंशन मस्ट हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन एक्वस फेज। 91 नंबर प्रश्न में ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें है प्रश्न नंबर 92 जिसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन कि इंसर्ट सॉल्वेंट जनरली एक्सट्रैक्ट स्पेसीज पोलर नॉन पोलर बोथ ए एंड बी। तो इनमें आपका हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा था कि अक्रिय विलायक में सामान्यतः अध्रुवीय स्पेसीज का निष्कर्षण होता है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ RF इस। यूनिट पूछी गई है, RF की यूनिट क्या होगी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसकी जो यूनिट होती है
वो आपको याद करनी होंगी। तो इसकी यूनिट दोस्तों 93 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, क्योंकि इसके पास कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट ऑफ आरएफ हैज नो यूनिट। ओके, डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें पूछा गया है कि इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द मोस्ट कॉमनली यूज द सॉल्वेंट इज। यहाँ पर दिया गया है पहला, अगर हम देखें ऑप्शन ए, ठीक है, जिसमें है एल्यूमिना, बी है सिलिका जेल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसमें 94 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द मोस्ट कॉमनली यूज एब्जॉर्बेंट इज एल्यूमिना, और दूसरा दिया गया है क्या? सिलिका जेल। ओके, ये दोनों का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन सी लगा देंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 95 है विच इज द टेक्निक ऑफ सॉल्वेंट एक्सटेंशन। इनमें से कौन सी टेक्निक है निष्कर्षण विलायक, यानी विलायक निष्कर्षण की तकनीकी इनमें से कौन सी है? तो पहला है बैच, कंटिन्यूअस, काउंटर करंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 95 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ये सभी एक प्रकार के विलायक निष्कर्षण की तकनीकी है। 96 नंबर प्रश्न है कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेजिज। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा लिक्विड। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, माफ़ कीजिएगा, इनमें आपका होगा हाँ लिक्विड ही होगा, ठीक है, बोथ नहीं होगा। ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 और इसमें पूछा गया है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन। तो ये डिपेंड करता है किस पर? ये दोस्तों डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ आयन एक्सचेंजर पर, नेचर ऑफ आयन एक्सचेंजर पर, नेचर ऑफ सब्सट्रेट पर, इसलिए आप लगाएंगे ऑल ऑफ अबव। 97 नंबर प्रश्न में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें पूछा गया है कि विच टेक्निक इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्रोमेटोग्राम को विकसित करने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग करते हैं? तो इसमें तकनीकी जो प्रयोग की जाती है वो आपकी है, पहला तो हम देखें जिसमें है फ्रंटेबल या इल्यूशन, दूसरा है डेवलपमेंट। तो इन तीनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए डी आंसर लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99 जिसमें है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द एक्सचेंज ऑफ आयन ओबे, यानी कि आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी में आयन की विनिमय किस नियम का पता करता है? तो ये दोस्तों पता करता है लॉ ऑफ मास एक्शन का। किसका पता करता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर है। और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, जिसमें पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज मोर इफिशिएंट इफ इट इज कैरिड आउट इन। विलायक निष्कर्षण की विधि अधिक दक्ष हो जाती है यदि प्रक्रम को करते हैं एक पद में, यानी सिंगल स्टेप, टू स्टेप, मल्टीपल स्टेप या नन ऑफ दीज। तो इनमें हो जाएगा मल्टीपल स्टेप। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। पिछले सत्र में 2023 से लेकर के 24 सत्र के बीच में सभी विश्वविद्यालय में जो भी प्रश्न रिपीट हुए थे वही ये प्रश्न थे, और सेम प्रश्न आपके पेपर में भी रिपीट होंगे। इसलिए आप सभी लोग दोबारा से एक वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा ये कवर हो जाएगा, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम कल की क्लास में एक और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे जो कि 100+ MCQ क्वेश्चन का रहेगा, जो आपके पेपर में बहुत ही मदद करेगा। जितना आप MCQ की प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। रिटन एग्जाम में तो आपको फिक्स क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन MCQ में फिक्स क्वेश्चन नहीं होते। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, उतना ही आपके लिए सही है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जाते जाते भाई लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।